हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमरदीप कुमार एंड यू वाचिंग नीट टॉक्स। तो गाइज आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें क्या पढ़ना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें पढ़ना है कि फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, और फोर्सेस किसी बॉडी पे जब फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है, बॉडी पे क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसका, और फिर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हमें पता है क्या, जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो कुछ सेट ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो लॉ क्या कहलाता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ हमारा आता है न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ब्लॉक है, मान लो यहां पर एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, और ये ब्लॉक v वेलोसिटी से अगर चल रहा है, इसका वेलोसिटी v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक कि ये तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि इस पे F नेट, ओके, जब तक कि इस पे F एक्सटर्नल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, जब तक कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, और अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगना स्टार्ट हुआ तब ये इसका वेलोसिटी चेंज होगा, इसके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो अब देखना यहां से कैसे एकदम फोर्स का डिफिनेशन निकल के आता है। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि एवरी बॉडी continues its state of rest or uniform motion in straight line until यहां से थोड़े से लाइन को सिंपल बनाते हैं। ठीक है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी इज 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब इसका अगर मतलब समझे हैं तो ये बोलता है कि हर एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। अब यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका भी एक मीनिंग बनता है। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन में ही हमने क्यों बोला यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करेगी तो उसका वेलोसिटी देखो हर जगह पे चेंज कर रहा है। किसी भी टाइम अगर लोगे तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। मींस कि हर टाइम इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज कर रहा होता है तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी चेंज करता है तो क्या होता है? उसके पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमें यहां से एक और बात पता चलती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी बॉडी होगा वो तब तक रेस्ट पे रहेगा या तब तक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करेगा जब तक कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना है, अब वो स्टेट क्या होगा?
अगर हमें किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना है, उसके रेस्ट अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाना है, या तो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करना है। मींस कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तो उसको एक्सेलरेशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखना यहां से इसका डेफिनेशन कैसा आएगा। ये क्या बोलता है कि वो रेस्ट पे तब तक रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन तब तक करेगा जब फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स वो फैक्टर है, फोर्स इज अ फैक्टर which can change the state of body। अब ये स्टेट कौन सा है ये तो हम जान गए, स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ फोर्स का भी डेफिनेशन पता चल गया फर्स्ट लॉ से, और हमने फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि फोर्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, और फिर हम किसको पढ़ेंगे, इनर्शिया को पढ़ेंगे। तो हमने समझ लिया कि फोर्स वो फैक्टर होता है जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है। अगर वो रेस्ट में बॉडी था तो उसको मोशन में ला देगा, और अगर रेस्ट पे था तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई रेस्ट पे है या तो कोई यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, मान लो कि ये रेस्ट पे है, ठीक है, v = 0 है, और कोई ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स याद रखना, नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बोले एक्सटर्नल फोर्स तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर इस पे हम बात करें एक्सटर्नल फोर्स, तो लो हमने दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है इस पे बट मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा था मैं कि यहाँ पर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, ये क्या है, ये रेस्ट पे है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो अगर आप इस पे एफ एक्सटर्नल लगाओगे तो ये क्या करेगा, ये भी अपना स्टेट चेंज करेगा, ये भी अपना स्टेट चेंज करेगा, ये भी एक्सेलरेट करेगा और ये भी क्या करेगा, ये भी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके फोर्स के यूनिट को समझ लेते हैं और डायमेंशन को देख लेते हैं। देखो फोर्स क्या होता है, अगर आगे जाके हम इसका फॉर्मूला पढ़ने वाले न्यूटन सेकेंड लॉ में, बट बता देता हूं कि फोर्स जो होता है वो इसका यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन कैसे लिखाएगा, देखो केजी के लिए आ गया हमारा m, मीटर के लिए आ गया l, और टाइम के लिए आएगा t⁻²। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ml t⁻²। ठीक है, अब इसके कुछ और भी यूनिट है। ठीक है, अब और यूनिट इस तरह से हैं, ये किस में, ये तो m के s सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है डायन। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻, देखो सीजीएस सिस्टम में ये वाला जो चेंज है, ये केजी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा मीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड तो किस में रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। तो 1 न्यूटन कितना हो जाता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन कितना हो जाता है, 10⁵। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डायन। ठीक है, अब 1 न्यूटन, अब इसके बीच, अब न्यूटन के बीच में और डायन के बीच में अगर हम रिलेशन लिखें तो क्या होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हैं 1 डायन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। और भी कुछ यूनिट है जो कि हमें आगे बहुत काम आएंगे, जैसे कि 1 kg वेट। देखो 1 kg वेट कहने का मतलब यह है कि 9.8 न्यूटन। ओके, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 1 kg वेट कहने का मतलब क्या है, 9.8 न्यूटन। और अगर इसी को kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते, 1 ग्राम
वेट कहने का मतलब होता है 980 डायन, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके यूनिट, और ये इसके मेजरमेंट के लिए यूनिट हमारे लिए, ठीक है, और ये इसका है डायमेंशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स, इसको लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनर्शिया क्या चीज होता है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। इनर्शिया, ठीक है। देखो इनर्शिया बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो कि चेंज ऑफ स्टेट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोज the change of state of body। देखो समझो क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करना चाहता है। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही क्यों मूव करना चाहता है और ये रेस्ट पे ही क्यों रहना चाहता है, क्योंकि ये दोनों के पास मास है, और मास के वजह से प्रॉपर्टी जो आया वो क्या था, इनर्शिया। तो इनर्शिया बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो कि चेंज ऑफ स्टेट को, बॉडी जिस स्टेट में है, जैसे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। ये मोशन में नहीं आना चाहेगा और ये रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी जो होता है वो चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगा, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। ये होता है इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया क्योंकि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, इट इज ओनली जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका क्या डायमेंशन कोई होगा, नहीं, तो इसके पास ना ही तो कोई यूनिट होगा और ना ही तो कोई डायमेंशन होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसके पास ना ही तो डायमेंशन आएगा और ना ही तो क्या आएगा, यूनिट आएगा, ठीक है। अब देखो क्या, बट एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बट ये मेजर ऑफ अ मास है, ठीक है। इसकी ये जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। अब इस चीज को समझते हैं कैसे। मान लो कि हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, या तो ठीक है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये कैसा है, ये रेस्ट पे है, और हमारे पास एट द सेम टाइम मान लो कि इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये भी रेस्ट पे है, ओके। अब बताओ कि अगर हम इसको चलाना चाहेंगे और इसको भी चलाना चाहेंगे तो आसानी से कौन चलेगा, 1 kg वाला आसानी से चलेगा कि 50 kg वाला आसानी से चलेगा। जाहिर सी बात है कि 1 kg वाला जो होता है वो आसानी से चलने लगेगा, क्योंकि इसका मास कम है तो इसके पास जो इनर्शिया, इसके पास जो
अपोजिंग टेंडेंसी है, मींस कि अपने स्टेट को चेंज ना करने देने का टेंडेंसी है इसके पास कम है, इसलिए ये तुरंत अपना स्टेट ऑफ रेस्ट जो होता है वो तुरंत चेंज कर लेगा, ठीक है। जबकि इसको मोशन में लाने के लिए हमें जो होता है वो ज्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर समझो कि देखो यहाँ पर 1 kg का ब्लॉक था, ये 50 kg का ब्लॉक है। 1 kg को ब्लॉक को चलाने के लिए जो होता है वो हमें ज्यादा फोर्स एग्जर्ट नहीं करना पड़ेगा, मींस कि इसके कंपेयर में ज्यादा फोर्स एग्जर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट वही अगर 50 kg को चलाना चाहेंगे तो इसके कंपेयर में तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि इसके स्टेट ऑफ चेंज मींस कि ये जो रेस्ट पे है, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि इसका अपोजिंग टेंडेंसी जो होता है बहुत ज्यादा है। अपोजिंग टेंडेंसी ही क्या कहलाता है, हमारा इनर्शिया कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इसके पास इनर्शिया कम है। अब इनर्शिया क्योंकि मास की वजह से आया है, अब देखो क्योंकि अब इसके पास इनर्शिया ज्यादा क्यों था, क्योंकि इसका मास ज्यादा था, इसका मास कम था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है वो ऐसा क्वांटिटी है जो कि मास पे डिपेंड करता है। ओके, ये ऐसा क्वांटिटी जो कि किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सेम चीज एक बार और समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है, ये क्या है, ये रेस्ट पे है, ओके। और एट द सेम टाइम हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। v इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब देखना, अब इसको इस ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए और इस ब्लॉक को रेस्ट पे लाने के लिए, ठीक है, ये था किस पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो इसको हमने किस पे लाया, इसको हमने रेस्ट पे लाया, ओके। और इसको हमने रेस्ट से मोशन पे लाया। तो इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही फोर्स यहां पर इसको मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो बॉडी का मास सेम है तो उसके पास इनर्शिया सेम होता है, अपोजिंग टेंडेंसी सेम होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं दोनों ब्लॉक का मास सेम है, तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए जितना फोर्स यहां चाहिए होगा उतना ही फोर्स यहां भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अब तो यहां पर सारा का सारा क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि ये जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा कि जो इनर्शिया होता है इसको टाइम लगता है थ्रू आउट द बॉडी। इनर्शिया टेक टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम ट्रांसफर लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इनर्शिया को जो होता है वो बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। अब इसको समझे कैसे, अब इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं ये सब पहले मिटाता हूं और फिर समझाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, मूव करता है। मान लो कि आप जब कभी दौड़ते हो, ठीक है, तो दौड़ते 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 अगर अचानक रुक जाते हैं हम, ठीक है, तो अचानक अगर हम रुकते हैं तो हमारा जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, झुक जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। जैसे कि मान लो कि अभी ये v वेलोसिटी से चल रहा था, हम इस दौड़ रहा था और अचानक से रुक गया। अचानक से रुकेगा तो इसका बॉडी जो होता है वो आगे की तरफ जो होता है वो ऐसे टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने रुके, आप तो पहले दौड़ रहे थे तो पूरे बॉडी के पास, पूरे बॉडी में इनर्शिया था किस चीज के लिए, ताकि ये रेस्ट पे न आ जाए, ठीक है। मींस कि ये पूरा बॉडी आपके पास, जो पूरा होल बॉडी में जो इनर्शिया था वो इसको रेस्ट पे लाना नहीं चाहेगा। पूरे बॉडी के पार्ट पे इनर्शिया ऑफ अ मोशन है, ठीक है। अभी इनर्शिया ऑफ मोशन समझ जाएंगे क्या होता है। अभी पूरे बॉडी के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ अ मोशन है। तो अगर पूरे बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, मींस कि बॉडी का हर एक पार्ट ये चाहता है कि वो मोशन में ही रहना चाहता है,
तो आप जैसे ही स्टॉप करोगे, जैसे ही आप रुकोगे, तो आपका लोअर बॉडी पार्ट तो तुरंत रेस्ट पे आ जाएगा, बट अपर बॉडी के पास अभी भी टेंडेंसी होगा कि ये आगे मूव करे। इसलिए जो लोअर बॉडी पार्ट था वो तो तुरंत रेस्ट पे आ गया, बट अपर बॉडी के पास जो टेंडेंसी था ये इसको आगे के लेके गया, और इसलिए ये बॉडी हमारे, जब हम डायरेक्ट अगर रुकने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़ा सा क्या होता है, झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए होता था, इनर्शिया की वजह से होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ से हम वो पॉइंट को देख सकते हैं कि इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। अगर इनर्शिया क्या होता है कि अगर इनर्शिया पूरे बॉडी में तुरंत ट्रांसफर हो जाता तो जैसे ही ये रुकता, इसका सारा का सारा बॉडी जो होता है वो इनर्शिया फिर रेस्ट पे आ जाता, सारा का सारा बॉडी एट द सेम टाइम रेस्ट पे आता, तो इसका बॉडी जो होता है वो आगे की तरह झुकता नहीं है। ठीक है, बट ऐसा हुआ तो नहीं। ये जब रुका तो इसका जो लोअर लिम्ब था ये तो क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में था तो ये तो रेस्ट पे आ गया, बट आगे के बॉडी के पास अभी भी टेंडेंसी था कि वो आगे जाए। अब ये टेंडेंसी क्यों आया, क्योंकि इनर्शिया यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाया, और इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये बॉडी क्या हुआ, आगे की तरफ झुक गया। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है। देखो, इनर्शिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे था, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, वो मूव नहीं करना चाहेगा। और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो मूव करते ही रहना चाहेगा, मींस कि अगर ये मोशन में था तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि इस पे जो होता है वो जब तक कि इस पे हम जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमें क्या कहता है कि एक बॉडी जो होता है वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो चेंज ना करने की जो एबिलिटी है वही क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां पर अगर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ अ मोशन। बॉडी का एबिलिटी ताकि वो जो होता है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर पाए, मीन्स कि अगर बॉडी मूव कर रहा था तो वो मूव करता ही रहेगा, या तो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर रेस्ट पे है तो यहाँ पर उसके पास कौन सा इनर्शिया आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मोशन में तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ना चेंज कर पाने की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, सबसे पहला एग्जांपल जो कि सबसे बेसिक है, अगर बस या तो कार, कोई भी व्हीकल जो होता है वो अगर सडनली स्टार्ट करता है। देखो सबसे पहला कंडीशन हुआ क्या, यहां पर एक इंसान खड़ा है बस पे, ठीक है। अब क्या हुआ, बस अभी रुका हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, यहां पर इस कंडीशन को समझ लेते हैं। अगर बस पूरा रुका हुआ है, मींस कि ये पूरा सिस्टम ही रुका हुआ है, तो ये जो इस पे खड़ा है तो ये इसके पास अभी कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि जब बस सडनली स्टार्ट हुआ, सडनली स्टार्ट होता है, अगर बस सडनली स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि ये जो इसका लोअर बॉडी पार्ट था, अभी हमने ये पॉइंट क्लियर किया था कि इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, तो जब बस अगर सडनली स्टार्ट हुआ तो इसका जो लोअर पार्ट है जो इसके कांटेक्ट में है वो तो मोशन में आ जाएगा, बट अपर बॉडी के पास अभी भी ये टेंडेंसी रहेगा कि ये रुका रहेगा, ठीक है। मींस कि अपर बॉडी के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और लोअर बॉडी पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में है, क्योंकि बस चल रहा है तो इसके पास अब क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब देखो
इसके पास आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन और इसके पास आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मींस कि आगे वाला बॉडी पार्ट चाहेगा आगे जाना, बट पीछे जो ये अपर वाला बॉडी पार्ट है ये चाहेगा कि वो जहां पे था जैसा था रुका हुआ था रुका ही रहेगा। इसके कारण क्या होगा कि आगे वाला बॉडी पार्ट तो आगे मुड़ेगा, बट जो पीछे बट ये ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है, जो लोअर वाला बॉडी पार्ट है, ये तो आगे बढ़ेगा और जो पीछे वाला ऊपर वाला बॉडी पार्ट है ये पीछे की ओर जर्क खाएगा, मींस कि पीछे की ओर उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा। मींस कि अगर हम ये क्या था इंस्टेंटली, मींस कि इंस्टेंटली अगर ये देखें, मींस कि जैसे ही बस स्टार्ट हुआ तब का ये सिचुएशन है। बस स्टार्ट जैसे हुआ तो इसमें क्या चेंज आया कि ये इसका आगे, ये इसका जो बॉडी लोअर बॉडी पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में था, ये तो इसके पास तो मोशन आ गया, बट क्योंकि ऊपर वाला बॉडी जो था उसके कांटेक्ट में, क्योंकि ऊपर वाला बॉडी में इनर्शिया ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, तो ये अभी भी इनर्शिया पर रेस्ट में था और इसलिए क्या हुआ कि आगे वाला बॉडी आगे मूव कर गया और जबकि पीछे इसको क्या लगा, एक झटका महसूस हुआ। तो इसका बॉडी जो था वो इसकी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके, इसको झटका महसूस होगा और ये झटका जो होता है वो एक स्टंट के लिए होता है, ठीक है। अब अगर स्टंट के लिए होता है, अब अगर फिर इसकी कुछ देर बाद क्या होगा कि ऊपर वाले बॉडी पार्ट पे भी इनर्शिया को मोशन आ जाएगा और पूरा होल बॉडी पार्ट जो होता है वो बस के साथ आराम से मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल यही है कि ये सबसे पहला एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, a passenger fall backward if bus start suddenly, ठीक है। एक पैसेंजर जो कि बस पे है, एक पैसेंजर जो कि बस पे है और अगर वो बस सडनली अचानक से स्टार्ट हो जाता है तो पैसेंजर जो होता है वो किधर फॉल करता है, बैकवर्ड फॉल करता है, मींस कि उसको पीछे की ओर झटका लगेगा। बट अगर ये सडनली वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये बोला कि बस स्टार्ट तो हुआ बट सडनली नहीं हुआ, बस जो था वो स्लोली स्टार्ट हुआ, तो स्लोली जब स्टार्ट होगा, मींस कि जब बस जो होता है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर कि इनर्शिया को पूरे बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए टाइम मिल जाएगा, तब यहाँ पर हमारा बॉडी किसी तरह के भी झटके को फील नहीं करेगा, मींस कि तब वहां पर पैसेंजर जो था वो बैकवर्ड फॉल नहीं करेगा। तो ये सडनली वर्ड को हम क्या रखेंगे, हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है, कि ये सडनली वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर बस जो होता है वो स्लोली स्टार्ट हुआ तब क्या होगा ये भी हम जान चुके हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फ्रूट है, जैसे कि कोई ट्री है, ठीक है, tree when second, तो क्या होता है, फ्रूट फॉल्स डाउन। देखो ये शॉर्ट सेंटेंस मैंने लिख दिया, अब इसका मतलब समझो कि जैसे कि कोई मान लो मैंगो का ट्री है, तो मैंगो का ट्री में अभी सारे के सारे मैंगो के ट्री में क्या होता है कि मान लो यहां पर एक मैंगो है, ठीक है। अब ये मैंगो का ट्री में जो मैंगो था पहले कैसा था, रेस्ट पे था, ठीक है। अब ये इनिशियल सिस्टम हमारा पूरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, बट जब आपने इस पेड़ को सेक किया, मतलब जैसे ही हम पेड़ को सडनली हिलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक झटके से हिलाते हैं, तो ये मैंगो क्या करता है, यहां से फॉल डाउन हो जाता है, ये मैंगो यहां से क्या करेगा, गिर जाएगा। अब गिरने का लॉजिक ये है कि जैसे ही आपने, जो सबसे पहला इनिशियल कंडीशन ये था कि हमारा पूरा सिस्टम जो था वो रेस्ट पे था, ठीक है। अभी सिस्टम के पास, पूरे सिस्टम के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, पूरा सिस्टम ये चाहता है कि रेस्ट पे रहे। आपने इसको हिलाना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको हिलाएंगे तो ये लोअर बॉडी पार्ट जो होगा, ठीक है, इसका जो लोअर वाला पार्ट होगा, ओके, ठीक है, इसका जो वीक पोर्शन होगा, लोअर बॉडी पार्ट या तो वीक पोर्शन होगा, वो तो तुरंत मोशन करने लगेगा, बट उस मोशन को ट्रांसफर होने के लिए, मींस की इनर्शिया ऑफ मींस हिलाए और जितना पार्ट हिल रहा है उसके पास वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ चुका है,
बट मैंगो जो होता है वो मैंगो तक इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। मीन्स कि इनिशियली कंडीशन ये था कि पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट पे था, पूरे सिस्टम के पास हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, बट जैसे हम मिला है तो इसका लोअर पोर्शन तो क्या था कि इनर्शिया ऑफ मोशन पे आ गया, बट अब मैंगो जो था वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, क्योंकि इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और इसलिए क्या होता है कि ये पूरा बॉडी मोशन में आ जाता है तो मैंगो क्या करता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, अपने पोजीशन पे रहना चाहता है, जैसा था वैसे ही रहना चाहता है, और इसलिए क्या होता है कि मैंगो जो होता है वो फॉल डाउन हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल एकदम फर्स्ट एग्जाम्पल से एकदम रिलेटेड है। क्या है? एथलीट, नहीं हॉर्स राइडर, पहले हॉर्स राइडर वाला देख लेते, ठीक है। हॉर्स राइडर फॉल बैकवर्ड if horse get start suddenly motion suddenly। ये भी उसी की तरह है, ठीक है। जैसे कि यहां पर हॉर्स राइडर जो हमारा है अब क्या हो गया, ये पैसेंजर हो गया। तो हॉर्स राइडर जो कि हॉर्स पे बैठा हुआ होता है, अगर हॉर्स सडनली स्टार्ट कर दिया, सडनली मोशन करने लगे अचानक, ठीक है, तो ये जो घुड़सवार होता है इसको पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। ये भी जो होता है वो पीछे की ओर क्या महसूस करता है, जर्क महसूस करता है, इसलिए ये क्या करता है, बैकवर्ड फॉल डाउन कर जाता है, बैकवर्ड फॉल करता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो ये वाला एग्जाम्पल तो इसी के एकदम सिमिलर है, ओके। अब देखो जो चौथा एग्जाम्पल है वो ये है कि चौथा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए और इसको सेपरेट से हम स्टडी करेंगे। देखो फोर्थ एग्जाम्पल हमें यह कहता है कि मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है। एक सीलिंग से एक वायर कनेक्ट है, इसका नाम ए कर देते हैं, और इसका नाम बी कर देते हैं, ठीक है, और इसका मास एम है। तो हमारे पास कितने रोप है, दो रस्सी है, ठीक है। एक डायरेक्ट सीलिंग से अटैच है और एक डायरेक्ट ब्लॉक से अटैच है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, सबसे पहला कंडीशन हमें ये कहता है कि अगर हम ये जो बी वाला रॉप है, ये जो बी वाला रस्सी है, ठीक है, इसको अगर हम सडनली खींचेंगे, ठीक है, इसको पकड़ के हमने क्या किया, सडनली खींच दिया, तो बताना है कि कौन सा रस्सी टूटेगा, ए वाला टूटेगा या बी वाला टूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन यहां देखो, इफ बी, अगर हम क्या करें, बी को डायरेक्ट एक जर्क लगा के, अगर हम बी पे जर्क लगाएंगे, इसको बी को हम क्या करेंगे, सडनली एकदम खींचेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगा, तो कौन सा ब्लॉक टूटेगा। देखो होगा क्या, पहला कंडीशन को डील कर रहे हैं, अगर बी पे डायरेक्ट जर्क अप्लाई किया सडनली, ठीक है, या तो जर्क कह लो या तो फोर्स अप्लाई कर लो। हमने क्या किया, बी पे डायरेक्ट फोर्स लगा के इसको खींचा। अब फोर्स कैसा लगाया, सडनली लगाया, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम बी पे सडनली फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या कि ये पूरा सिस्टम अभी इनिशियली, ये हमारा रस्सी, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे। अब देखो क्या होगा कि हमने बी को सडनली खींचा, सडनली अचानक खींच रहे हैं, ठीक है। तो अचानक खींचने से होगा क्या कि ये जो बी वाला जो कि इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे था, ये कैसा आ जाएगा, ये जो होता है वो इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा इसके पास, ठीक है। ये इनिशियली इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था और फिर खींचने के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया। तो खींचने के बाद जब ये इनर्शिया ऑफ मोशन में आया, ये तो मोशन में आ गया, बट ये जो ब्लॉक था, क्योंकि अब इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, तो ये वाला जो रस्सी था ये अभी भी रेस्ट पे है और बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है।
तो अब तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा रस्सी टूटेगा। ठीक है, तो अगर आप बी वाले ब्लॉक पे, बी वाले रॉक पे अगर आप सडनली कोई फोर्स लगाओगे तो यहां पर ये रेस्ट पे से मोशन में आ जाएगा, बट ये रेस्ट से रेस्ट पे रहेगा क्योंकि इनर्शिया ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो इस कंडीशन में जो रस्सी टूटेगा, ठीक है, कौन सा रस्सी टूटेगा? बी विल ब्रेक। ओके, ये वाला कंडीशन होता है जहां पर कि बी वाला रस्सी टूटता है। अब देखो कंडीशन चेंज हुआ। अब क्या कहता है कि हमने फिर से बी वाले को ही खींचा, बी वाले पे ही फोर्स लगा रहे हैं, बट ये जो फोर्स है बी वाले पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, बट ये जो फोर्स है कैसा है? ये फोर्स स्लोली लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस बार सडनली से हमारा सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया? स्लोली में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने बी को खींचा, बट हमने बी को स्लोली खींचा। ठीक है, धीरे धीरे खींच रहे हैं इसको, धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो देखो धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि इनर्शिया को पूरे सिस्टम में ट्रांसफर होने के लिए टाइम मिल गया। मींस कि अब यहां पर ये भी इनर्शिया ऑफ, ये भी जो होता है वो रेस्ट से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, ये भी जो होता है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा, और ये भी जो होता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, और ये भी जो होता है वो किससे आ जाएगा? ये भी जो रेस्ट से, ये भी किस में आ जाएगा? ये भी जो होता है वो मोशन में आ जाएगा। अब देखो, अब दोनों जो होता है वो दोनों सिस्टम जो होता है वो रेस्ट से मोशन पे आ रहा है, ये भी रेस्ट से मोशन पे आ रहा है। तो अब कौन सा ब्लॉक, अब कौन सा रस्सी टूटेगा? अब देखो हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया है। ठीक है, हमने क्या लगाया? इस पे एक फोर्स लगाया है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं जो कि स्लोली है। हमने कैसा फोर्स किया, एग्जिट किया? स्लोली फोर्स को लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स कैसे एग्जर्ट करें? स्लोली। तो देखो, तो इस वाले, अगर इस वाले रस्सी पे देखेंगे तो इस वाले रस्सी पे तो सिर्फ फोर्स, ये हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया सिर्फ वही लग रहा है। ठीक है, बट अगर इस वाले रस्सी को आप देखोगे तो ये फोर्स एज वेल एज इसका वेट, जो इसके नीचे की तरफ जो ग्रेविटी इसको खींच रहा होगा, तो नीचे की ओर इस ब्लॉक की वजह से जो वेट है इसका जो वेट है वो भी इस रस्सी पे लग रहा होगा। इस बार फोर्स, इसका मतलब कि इस पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन बी। दोनों सिस्टम रेस्ट से मोशन पे आ रहा है। ओके, तो इसका दोनों सिस्टम अगर रेस्ट से मोशन पे आ रहा है तो हम इनर्शिया के अकॉर्डिंग तो अब डिसाइड नहीं कर सकते कौन रस्सी टूटेगा। अब हम इसके पे डिसाइड करेंगे कि किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो इस वाले रस्सी पे क्या लग रहा है? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस वाले रस्सी पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है, एज वेल एज इसका मास भी जो होता है वो, इसका वेट जो होता है वो नीचे की ओर लग रहा है। इसकी इस पे इसका वेट भी लग रहा है नीचे की ओर, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है नीचे की ओर। इसकी ए पे जो फोर्स है वो ज्यादा है बी से, इसलिए इस कंडीशन में हमारा कौन सा रस्सी टूटेगा? ए वाला रस्सी टूटेगा, ए विल ब्रेक। ठीक है, तो ये सवाल था। ठीक है, तो इस सवाल को कॉन्सेप्चुअली कैसे डील करते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि क्वाइन ग्लास सिस्टम भी कहलाता है। देखो क्या होता है कि अगर एक ग्लास है, ग्लास पे रखा हुआ है एक सीट। ठीक है, ग्लास पे क्या रखा हुआ है? एक सीट रखा हुआ है, और इस सीट पे एक पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वाइन है, और ये क्या है? सीट है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लास है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि अगर इस सीट को मींस कि ऐसे करके डायरेक्ट सडनली अगर इस सीट पे सडनली प्रेशर, सडनली फोर्स लगाया जाए और बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया जाए। ठीक है, मींस कि हम यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ओके, वो कैसा है? एकदम सडन फोर्स है, अचानक से फोर्स लगाया, और इतना फोर्स लगाया कि फोर्स हमारा बहुत ज्यादा था। तो इससे होता क्या है? होता यह है कि सीट तो आगे जाके कहीं गिरता है। सीट क्या करेगा? सीट जो होता है वो सीट पे, क्योंकि फोर्स लगा है सीट पे। ओके, तो यहां पर समझना क्या होगा, सबसे पहले पूरा सिस्टम हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, हमने इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स सिर्फ इसी पे काम करेगा, और क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा था और सडन था, तो फोर्स जो होता है वो जो फोर्स सीट पे फोर्स लगा वो फोर्स कॉइन को फील नहीं होगा,
उस फोर्स की वजह से जो मोशन आएगा वो कॉइन फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो मोशन सिर्फ सीट में आ पाएगा, मीन्स कि सीट का इनर्शिया चेंज करेगा। सीट के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, सीट क्या आ जाएगा, सीट जो होता है वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन के आ जाने के बाद ये क्या होगा, कहीं दूर जाके फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बट जो कॉइन था, कॉइन अभी भी रेस्ट पे है, इस पे फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पे है, तो यहां पर कॉइन क्या करेगा, कॉइन जो होता है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होता है, ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है, ठीक है। कि कॉइन जो था वो, अब कॉइन जो होता है वो कॉइन को भी सीट के साथ जाना चाहिए, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये तो इस पे रखा हुआ है, ठीक है। बट क्यों नहीं गया, क्योंकि कॉइन के पास रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते ये जो था वो अपना स्टेट चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल हैं। और इसी अगर एग्जांपल में हमें ये कहता कि अगर हमने सीट पे जो फोर्स लगाया वो कैसा फोर्स है, वो हमारा फोर्स होता है वो एक स्लो फोर्स है, ठीक है। हमने फोर्स स्लोली अप्लाई किया, तो कॉइन जो होता है वो सीट के साथ ही मूव करता है, ठीक है। अब यहां पर एक और एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि मान लो कि हमारे पास एक ग्लास है, विंडो का ग्लास है, ये विंडो ग्लास है, ठीक है, खिड़की। देखो क्या बोलता है कि हमने इस खिड़की, हमने इस ग्लास पे एक बार गन से फायर किया, और एट द सेम टाइम हमने क्या किया, ग्लास एट द सेम टाइम सबसे पहले हमने क्या किया, गन से इस पे फायरिंग किया, और फिर हमने क्या किया, दूसरे कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि हमने जो होता है वो इस पे एक बड़ा रॉक फेंक के इसको मारा, ठीक है। तब देखना दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में चेंजेस, सिचुएशन कैसे कैसे चेंज करते हैं। जब हमारा सिस्टम कैसा था, जब हमने इसको गन से जो होता है वो हिट किया, ठीक है, जब ये विंडो, ये जो ग्लास है हमारा, विंडो का ग्लास है, जब इसको बुलेट हिट करेगा तो बुलेट जो था उसको एक शार्प होल करके बुलेट जो होता है वो निकल जाएगा, ठीक है, एकदम शार्प होल करेगा, जितना एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा उतना ही इसको, उतना ही में ये होल करेगा, और एकदम शार्पली ये जो होता है वो बुलेट जो होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन था पहले वाला। बट जब आप रॉक को, जब आप किसी पत्थर को फेंकोगे कांच पे, ठीक है, तो कांच का मैक्सिमम एरिया डैमेज करता है, तो कांच का क्या करता है, मैक्सिमम एरिया डैमेज करता है, और इसकी कांच क्या हुआ, इस पत्थर क्या हुआ, इस पे टकराया और टकरा के कहीं यहां पर गिर गया, ठीक है, ओके, टकराया और टकरा के कहीं आगे जाके गिर जाएगा, तो टकराने के बाद यहां पर ये मैक्सिमम डैमेज करता है, ठीक है। तो हमारा कंडीशन हमने दो चीज देख लिया कि यहाँ पर ये जो गन वाला सिस्टम है, बुलेट इससे टकराया तो डैमेज हमारा क्या हुआ, एकदम स्मॉल होल के जैसा, ठीक है, जितना एरिया कांटेक्ट में आया उतना ही हुआ। बट जब ये रॉक इससे टकराया, जब हमने इसको पत्थर से मारा, कांच को पत्थर से मारोगे तो डैमेज ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले दो चीजें जो एकदम मायने रखती हैं कि इस जो बुलेट है इसका सरफेस एरिया कांटेक्ट ज्यादा है कि इसका सरफेस कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया कांटेक्ट ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि इसको बुलेट और इसको क्या, रॉक, ओके। अब देखो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो मींस कि ग्लास से जो एरिया कांटेक्ट में आया वो बुलेट का ज्यादा है, और जो रॉक है उसका एरिया कैसा है, वो बुलेट से बहुत, सॉरी, एरिया ऑफ रॉक जो होता है वो एरिया ऑफ बुलेट से क्या है, ज्यादा है। बुलेट ये जो विंडो से टकराया तो बुलेट जो था वो इसका इतना ही सा एरिया इसके कांटेक्ट में आया। जब ब्लॉक इसका रॉक इससे टकराएगा या तो ब्लॉक इससे टकराएगा तो इसका मैक्सिमम एरिया जो होता है वो ग्लास के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो रॉक का ज्यादा है और बुलेट का कम है। दूसरा चीज देखो, क्योंकि बुलेट तो गन से फायर होता है और बुलेट का स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बुलेट का इस बार क्या है, और स्पीड जो होता है वो बुलेट का क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ रॉक। क्योंकि बुलेट जो था वो गन से शूट किया तो बुलेट का स्पीड तो ज्यादा हो गई, और क्योंकि पत्थर को हम हाथ से फेंकते हैं, पत्थर के लिए थोड़े ना कोई हम वेपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको हाथ से फेंक रहे हैं तो इसका वेलोसिटी जो होता है वो इसके कंपेयर में तो बहुत कम होगा। तब यहां पर देखना क्या होगा, अब यहां पर ये ज्यादा डैमेज क्यों किया ये हम समझने का कोशिश करते हैं। देखो इनिशियली क्या था, ये ग्लास के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ठीक है। बुलेट इससे टकराया तो जितना एरिया में ये अब टकराया
तो जितना जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसके जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स कि जितना एरिया जो था बुलेट के कॉन्टैक्ट में आया, उस एरिया के पास जो था वो इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया इमीडिएटली, टकराने के तुरंत बाद। ओके, बट ये जो इनर्शिया था ये पूरे पार्ट पे ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। ओके, और ट्रांसफर इसलिए भी नहीं कर पाया, अब देखिए ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बुलेट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, मींस कि टकराते के साथ निकल गया, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसलिए क्या हुआ कि जो बुलेट था, ओके, जो बुलेट जो था, ओके, बुलेट का जितना एरिया जो था वो ग्लास के कांटेक्ट में आया, ग्लास के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ कि जितना पोर्शन कांटेक्ट में आया उसके पास तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, बट वो इनर्शिया जो था वो बाकी पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया को ट्रांसफर होने के लिए समय लगता है और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बहुत ज्यादा था, तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आया और वैसे ही निकल गया, तो टाइम कहां से मिलेगा ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो था वो एक शार्प होल करके जाता है। दूसरा, एक रॉक जो था वो, अब देखते पत्थर जब टकराया क्या हुआ, देखो पत्थर टकराया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा था, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा था, इसकी बहुत ज्यादा एरिया में जो था वो, इसका मैक्सिमम एरिया जो था वो जितना टकराया, मींस कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट में था, इमीडिएटली वो जो था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया। क्योंकि इसका वेलोसिटी कम था तो इसका कॉन्टेक्शन, इसका कॉन्टेक्ट जो था वो ग्लास के साथ ज्यादा था, बुलेट से ज्यादा था, ठीक है। ओके, तो उतना जो टाइम मिला उसके पास, ठीक है, तो कांटेक्ट रहने का जो टाइम ज्यादा था इसके पास, तो उतने कांटेक्ट समय में क्या किया, इनर्शिया जो था वो जितना बॉडी में ट्रांसफर हो पाया उतने बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और इसलिए यहाँ पर जो था वो डैमेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो कि रॉक जो होता है वो जैसे इस पर टकराता है, रॉक जो होता है वो ग्लास से टकराएगा, तो रॉक ग्लास से अगर टकराया तो रॉक का एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो ज्यादा एरिया तो कांटेक्ट में आया ज्यादा, ओके, बट जो एरिया को कांटेक्ट आया मींस कि जितना रॉक जो था वो जितना समय के लिए रॉक का वेलोसिटी बहुत कम है, तो रॉक जो था वो ग्लास के साथ कांटेक्ट में बहुत देर तक रहेगा। अब बहुत देर तक रहेगा तो इनर्शिया को भी ट्रांसफर होने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो इनर्शिया जो था मैक्सिमम पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ओके, और जितने पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा वो सारे के सारे मोशन में आ जाएंगे, और अगर मोशन में आ गए तो वो सारे के सारे जगह जो था वो डैमेज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा